हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड यानी उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लेके आऊँ केमिस्ट्री के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, उसके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं पहले वाली वीडियोज़ में, तो उनके मैं आज आपके सॉल्यूशन लेके आया हूँ यानी उनके आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके आंसर मिल जाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 4 से 5 सालों के जो है क्वेश्चन है। ठीक, तो आपके 90 से 95% तक ये चांस है कि यही क्वेश्चन आगे आपके रिपीट होंगे। ठीक है, इसके बाहर वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल तो वही दिखाई देंगे, न्यूमेरिकल में थोड़ी वैल्यू चेंज आएगी, मगर आपको इसी बेसिस पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास तो आप हो ही जाओगे मगर अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको मैंने बता दिया सॉल्यूशन चैप्टर से होगा इसमें, बाकी आपका सिलेबस है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, सिलेबस यानी सेकंड चैप्टर में आपके क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है ये सब इसके अंदर है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इनके हम एक एक करके आंसर देखेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे ये सेकंड चैप्टर में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। ठीक है, देखो ये जो आपकी वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये वीडियो होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपके आंसर लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी आपके पास इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों को भी और ना इंग्लिश मीडियम वालों को, दोनों को ये इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल बस आप ये वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ जाएगा और आपका सॉल्यूशन चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, तो इनमें से ऐसे कौन सा है जिसकी यूनिट नहीं होती, तो आपको पता है मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, ये आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और यही देखो यही क्वेश्चन देखो रिपीट यहाँ पे भी हुआ है, अगर आप नीचे देख रहे हो तो मोल प्रभाज की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ मोल प्रभाज, तो कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नो यूनिट, तो देखो यही क्वेश्चन आपके 2 बार आए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसका ये सेकंड क्वेश्चन जो है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, तो मैं अभी आपको नीचे मोलैरिटी पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, 7 मतलब इसमें 7th है, वैसे आपका ये क्या है दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया आपका कि एक बेंजीन है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इतना, यानी उसका क्वथनांक दे रखा है, और उसमें आपने 1.8 ग्राम की अवाष्पशील विलय यानी कोई 1.80 ग्राम का आपने क्या मिलाया उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाया। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मतलब अवाष्पशील विलय मिलाया किसके अंदर, 90 ग्राम बेंजीन, यानी आपके पास एक बेंजीन रहा होगा जिसका ग्राम कितना है 90 ग्राम, और इसके अंदर आपने एक अवाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, कितने 1.80 ग्राम, यानी नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर में नहीं बदलते, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इतना राइज हो गया, पहले 353 था, 353 पॉइंट कुछ समथिंग था, अब ये 354.1111 हो गया। तो आपको जो मोलर मास ऑफ सल्यूट यानी जो आपने सल्यूट यहाँ पे डाला ना 1.80 ग्राम का इसके अंदर डाला, तो उसका मास निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन में तो लिखा था कि पहले टेम्परेचर कितना था 353.23 था आपका। ठीक है, और जैसे ही आपने जो बेंजीन है उसमें कुछ मिलाया सल्यूट, ठीक है, तो क्या होगा इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और कितना टेम्परेचर हो गया इसका 364.11। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में 354 कुछ दे रखा था और मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन कर लिया इसका 364 लेके कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 364 उसको ले लेना। तो पहले अब इतना टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे आपने इसमें ये सल्यूट मिलाया ना बेंजीन में,
बेंजीन में जैसे ही आपने सोल्यूट मतलब विलय मिलाया तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया यानी तापमान बढ़ गया। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, डेल्टा टी भी अगर मैं निकालूं तो दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना टेम्परेचर आया, इतना। यानी यहाँ पे डेल्टा टी भी जो है आपका कितना रखोगे, जो दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं ना उनको माइनस करके रख दोगे यहाँ पे। फिर आपको के वी पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और ये आपका क्या दे रखा है, जो आपने मिलाया सोल्यूट है ना, जो आपने मिलाया था 1.8 और जो आपका बेंजीन था वो तो कितना था 90, ठीक है। तो वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो W2 होता है वो होता है जो आप मिला रहे हो विलय यानी सोल्यूट, तो उसकी वैल्यू है 1.8। उसके बाद यहाँ पे M1 जो दे रखा है वो कितना है 90, तो आपको M2 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, M2। तो कैसे निकालोगे M2, तो ये फॉर्मूला है, ये डेल्टा टी, देखो M2 इधर चल जाएगा और डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन, इसको बाद क्या करोगे, M2 को इधर ले लो, डेल्टा टी को चलाओगे। तो सारी वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी M2, ठीक है। तो इसको करना, ठीक। बाकी तो इसमें कैलकुलेशन है, काट देना इनको, सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है के बी कितना है, W2 कितना है और M2 तो आपको निकालना था, M1 कितना है और डेल्टा टी भी कितना है। तो डेल्टा टी भी कैसे निकाला आपने, जो दोनों टेम्परेचर है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्या आता है, प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और राउल्ट लॉ। ये देखो एक एक नंबर के हैं, तो केवल आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, ठीक है। तो देखते हैं इनको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब, ठीक है। तो प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं, ठीक है, यानी प्रासरण किसे बोला जाता है, ठीक है। तब हम प्रासरण दाब पढ़ेंगे। तो आपके पास एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यानी जिसको बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये केवल अपने अंदर से जो जाने देती है, किसको जाने देती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। सोल्यूट को, जो सोल्यूट है उनको नहीं जाने देती अपने अंदर से। सॉल्वेंट मतलब विलायक, किसको, केवल विलायक को जाने देती है, विलय को नहीं, ठीक है। विलायक आपको पता है ना, जैसे पानी में आपने चीनी मिला दिया तो पानी आपका विलायक हो गया, चीनी विलय हो गया, ठीक है। तो केवल ये पानी को जाने देगा, चीनी को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो विलायक को जाने देता है केवल। तो प्रासरण जो होता है आपका यानी ऑस्मोसिस जो होता है उसमें क्या होता है आपका, जो मान लो इस तरीके से है, ठीक है। इधर मान लो आपने सॉल्यूशन भर रखा है, क्या भर रखा है, इधर आपका सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर आपका सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, यानी विलायक है। और इधर मतलब विलियन है आपका, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से जो होते हैं, यहाँ से आपके जो सॉल्वेंट होते हैं वो इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ, ठीक है। कहाँ से, विलायक से विलियन की तरफ, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है, यानी प्रासरण। अब ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएं, यहाँ से अगर हम प्रेशर लगाएं यानी दाब बढ़ाएं तो क्या होगा, ये जो विलायक इधर जा रहे हैं ना, ये आपके जो सॉल्वेंट इधर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, जाना रुक जाएंगे, जाना यहाँ से यहाँ रुक जाएगा, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के अंदर ये नहीं जा पाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया ऊपर से, इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब, जिसके लगाने से क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ जाना बंद हो गए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, यानी जो ये सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जा रहा था ना आपका, तो आपने यहाँ पे देखो प्रेशर लगाया इस साइड से, तो जैसे आपने यहाँ से प्रेशर लगाया नहीं, दाब लगाया, तो यहाँ से यहाँ जाना बंद हो गए, ठीक है। क्या हो गया, बंद हो गया इनका।
तो इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका था राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। तो इसमें क्या है आपका, राउल्ट्स लॉ में भी 1 नंबर में आया था आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें समझ लो क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक। अब आपने इस सॉल्वेंट में मतलब वाटर है जैसे लगा लिया, और अब आपने इसमें जो मिलाया, ठीक है, कुछ सल्यूट मिलाया, क्या मिलाया, कोई सल्यूट मिलाया, यानी कोई विलय मिलाया, सल्यूट मतलब विलय, और आपके पहले क्या था, विलायक था, क्या था, विलायक। तो जैसे ही आप इसमें सल्यूट को मिलाओगे, और कैसा सल्यूट मिलाना है आपको, नॉन वोलेटाइल, कैसे मिलाना है, नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में नहीं बदलते, यानी जो वाष्प में नहीं बदलते हैं, है ना। जैसे मैंने चीनी डाल दिया तो चीनी क्या वाष्प में बदलती है, नहीं बदलती, ठीक है। नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया कोई, तो उससे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसा आपको सल्यूट उसके अंदर मिलाना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सल्यूट मिलाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे केवल जो यहाँ पे जो प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे, वो केवल कौन लगाएगा, आपका सॉल्वेंट के वेपर लगाएंगे, किसके, सॉल्वेंट के वेपर लगाएंगे, सल्यूट के नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो वेपर में बदलेंगे नहीं, वाष्प में बदलेंगे नहीं, तो फोर्स लगाएंगे नहीं ऊपर की तरफ, है ना। तो केवल कौन, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वही फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने कौन सा मिलाया है, नॉन वॉलेटाइल मिलाया है, कौन बनाया, नॉन वॉलेटाइल, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, केवल सॉल्वेंट वाले वेपर में कन्वर्ट होंगे। जैसे मान लो आपने घर में एक पानी लिया, उसमें चीनी मिला दिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया उस बर्तन में, तो क्या होगा, जो पानी होगा केवल वही ऊपर जाएगा, चीनी तो नीचे ही रह जाएगी, तो पानी ही तो उसमें केवल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो पानी क्या है आपका, विलायक यानी सॉल्वेंट है आपका, तो केवल वही सॉल्वेंट ही क्या करता है, फोर्स लगाता है आपका, यानी प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे जो PS होगा आपका, जो PS होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के। अब XA क्या है, आपके पास एक XA और एक XB। XA मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, किसके, सॉल्वेंट के। XB मतलब सल्यूट के, यानी विलय के। तो केवल XB पे तो डिपेंड करेगा नहीं, केवल किस पे करेगा, XA पे, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन का प्रेशर है, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो प्रेशर लगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लोगे K और XA, सॉरी K को भी आप यहाँ से हटा सकते हो, K नहीं, यहाँ पे ले लो P0, क्या ले लो, P0 XA, ठीक है। अब यहाँ पे P0 क्या है, ये जो P0 है ये आपका प्योर फॉर्म में क्या है, प्रेशर। अब प्योर फॉर्म क्या हुई, जैसे मान लो आपने अभी आपके पास केवल पानी था, क्या था, पानी, वाटर था, और आपने उसको गर्म किया, तो अभी जो वेपर लगाएगा वो केवल पानी तो लगाएगा, ठीक है। उस समय जो प्रेशर था उसको P0 बोलेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करा, उस पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दी, है ना, शुगर मिला दिया। अब जो प्रेशर लग रहा होगा, है ना, शुगर मिलाने के बाद उसको मैं क्या बोलूँगा, PS बोलूँगा, क्या बोलूँगा, PS। तो PS हमेशा कम होता है, P0 हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये P0 वही है आपका प्योर फॉर्म में जो आपका वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का। तो यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी समझाया है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको, और क्या आपको इसके अंदर लिखना है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब ये 1 नंबर में आया था, उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाया उसका, ठीक है। आप इसको और डिटेल में भी बना सकते हो। बाकी इसकी अगर लिमिटेशन पूछेगा राउल्ट लॉ की तो वो भी आप बता सकते हो। लिमिटेशन मतलब सीमाएं। तो ये केवल एप्लीकेबल होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब सांद्र, ठीक है, सांद्र विलयन में ही ये राउल्ट का नियम लगता है आपका, तनु वालों में नहीं लगेगा, यानी जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता है उनमें नहीं लगता ये, ठीक है। अगला है कि ये जो आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं ना, तभी ये लगता है, एप्लीकेबल होता है। अगर आपने सपोज वाटर में वॉलेटाइल वाला मिला दिया, सपोज जैसे आपने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया, ठीक है, तो दोनों ही वॉलेटाइल है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब नॉन वॉलेटाइल, जैसे आपने मान लो शुगर मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया,
तो तब राउल्ट का लॉ लगेगा, ठीक है। यानी अवाष्पशील के लिए ही लगता है, जब विलय कैसे होंगे आपके अवाष्पशील, ठीक। तो ये तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में आप इसको खुद बना लेना यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि क्लेरिफाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये तो आपका नेक्स्ट चैप्टर का है। ऑस्मेटिक प्रेशर से आप क्या समझते हो, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर से आप क्या समझते हो, तो ये तो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 नंबर में देखो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे भी लिख देना जो मैंने ऊपर अभी आपको समझाया था, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रसरण ताप। अगला आता है आपके पास कि आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, किसकी, नॉर्मेलिटी की, मोलैरिटी की और मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। साथ में मैं आपको पीपीएम, क्योंकि ये भी आगे आगे आपको दिख जाएगा, तो ये भी आपको दिखेगा, तो इसकी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी और एक मोलैलिटी भी पूछा जाता है, और नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रवाह, मोललता और पीपीएम। ये 5 डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये तो आपको दिख गया क्वेश्चन, आपका इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे मोलैरिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था ना, मोलैरिटी पहला क्वेश्चन था कि इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो ये है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, आगे बता दूंगा, तो अभी बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी को सबसे पहले याद रखना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे तो डेफिनेशन खुद बनाओगे। तो कैपिटल एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, यानी विलय के मोल, विलय के जो मोल होते हैं, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। अभी डेफिनेशन आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो ये याद रखना, ऊपर जो आता है मोल्स आते हैं किसके, सॉल्यूट के, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है। और 1 लीटर आपका 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। यही आपको लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम जो लीटर में है उसको अगर आपको ml में बदलना है, क्या में, ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो जो आपका गिवन मास जो होता है m, जो भी दिया होगा ना कि आपने जो सल्यूट है यानी जो विलय है वो 5 ग्राम है या 2 ग्राम है, तो वो रखोगे और नीचे उसका क्या रखोगे, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास जैसे H2 है तो उसका मोलर मास कैसे निकालते हैं हम, तो H जैसे इसमें 2 हो गए है ना, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 16, है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 18। तो इस तरीके से जो इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास जो है वो आएगा, वो आप नीचे रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मोल पर लीटर, यूनिट भी पूछता है बहुत बार, तो याद रखना मोल पर लीटर होती है इसकी यूनिट। नेक्स्ट आएगा आपका मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, कितने से, स्मॉल एम। जैसे उसमें तो इसमें भी ऊपर वाला सेम आएगा, नीचे वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो मास आ गया, वहाँ पे था वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सॉल्वेंट, वहाँ पे क्या था, सॉल्यूशन, क्या था, सॉल्यूशन यानी विलियन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विलायक, यहाँ पे क्या है, विलायक, बस ये डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पे केजी में, वहाँ लीटर में था आपका, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई आपकी। अगर केजी में ना हो, ग्राम में हो, तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे भी, ठीक है। और डेफिनेशन में यही लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट जो है उसका मास आएगा नीचे, और इससे पहले वाले में क्या आया था, वॉल्यूम आया था किसका, सॉल्यूशन का। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यूनिट इसकी मोल पर केजी होगी, ठीक है। स्मॉल एम भी लिखा होता है कभी कभी लास्ट में, तो इसका मतलब समझ जाना। अगला है नॉर्मेलिटी, क्या है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता। यहाँ पे क्या आएगा,
अब जैसे वहाँ पे मोल्स आ रहा था ना, क्या आ रहा था, मोल्स, यहाँ पे आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो नीचे सेम ही आएगा उसके, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ऊपर। और इसको कैसे निकालते ग्राम इक्विवेलेंट को, जैसे हम मोल्स निकाले तो मोल्स कैसे निकाला, गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर केवल डेफिनेशन आएगी तो यहीं तक लिख देना है इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यानी पीपीएम। तो पीपीएम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सोल्यूट बहुत कम होता है, ठीक है, सोल्यूट हमारा बहुत कम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम किस में, पीपीएम में निकालते हैं। जैसे मास ऑफ कंपोनेंट है ना, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं कि जो सी वाटर है उसमें कितनी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, यानी कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर घुली हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन जितने भी ग्राम घुली होगी वो ऊपर आएगा, और जो टोटल मास होगा वो नीचे आएगा, इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके, ठीक है। या जैसे आपने सुना होगा कि हवा में इतने पीपीएम आपका पॉल्यूशन है ना, तो इस तरीके से कुछ जो क्वेश्चन होंगे अभी आगे आएगा आपके, मतलब इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे 10⁶ से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो नेक्स्ट है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन। इसका इंग्लिश में मैं बनाना भूल गया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी मोल प्रभाव जिसको बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या होगा, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, यानी विलय और विलायक होगा। ये क्या हो गया, विलय, और ये हो गया विलायक। अब हमें पता करना है कि इसमें सोल्यूट के कितने मोल हैं, है ना, और सॉल्वेंट के कितने मोल हैं। यानी मान लो इसको मैं XA से डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पे XA कितना है मेरा, ठीक है, और XB कितना है, यानी सोल्यूट कितने मोल प्रेजेंट है यहाँ पे, और सॉल्वेंट के कितने मोल प्रेजेंट है। तो अगर मेरे को ऐसे निकालना है तो उसके लिए हम मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो जो भी ये क्या है हमारा सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, जो यहाँ पे सोल्यूट के जो मोल्स होंगे वो ऊपर आएंगे, और नीचे आएंगे जो सॉल्यूशन के मोल होंगे, सॉल्यूशन के अंदर दोनों आ जाएंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे जब हम सॉल्वेंट के निकालने जाएंगे, किसके, सॉल्वेंट के, तो ऊपर किसके आएंगे, सॉल्वेंट के मोल आएंगे, नीचे किसके, सॉल्यूशन के मोल आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको निकालने होते हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम XA से डिनोट करते हैं, इसको XB से डिनोट करते हैं, और इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ये भी याद रखना, कितना होता है, 1 होता है। तो कैसे निकालोगे XA हम निकालेंगे जो सोल्यूट के मोल्स होंगे, यानी Na, और नीचे आ जाएगा Na प्लस NB दोनों के, यानी सॉल्यूशन के दोनों के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी XB कैसे निकालोगे, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन के आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर दोनों होंगे, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। बाकी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो पीपीएम की डेफिनेशन भी है यहाँ पे, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको अगर इसकी चाहिए, देखो नॉर्मलता, ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी, मोलरता समझा मैंने आपको दिया है, ठीक है, और मोललता, तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम, ठीक है। अब ये पीपीएम याद रखना, पीपीएम कब कैलकुलेट करते हैं, तो पीपीएम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारा सोल्यूट बहुत कम होता है, यानी जो विलय है वो बहुत कम होगा और विलायक जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पीपीएम में निकालते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि हवा में इतने पीपीएम आपका पॉल्यूशन हो गया है ना। तो जैसे दिल्ली में दिखाते हैं ना बहुत बार कि इतने पीपीएम आपका पॉल्यूशन बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या है, बहुत जो सल्यूट होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यानी जो टोटल, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का क्या निकालना था, प्रेशर निकालना था, नहीं जो विलियन है उसका दाब निकालना था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू होता है पी सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। एक्स मतलब जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जब मानो पानी है, पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसके मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, और उस पर जो प्रेशर होगा वो आपको उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मान लो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पानी, वाटर है आपके पास, है ना, H2O है, और उस पर आपने मिक्स करा ग्लूकोज यानी C6H12O6 आपने मिक्स करा। ठीक है, तो प्रेशर तो दे रखा है इसका वाटर का कितना, 17.438, यानी पी सॉल्वेंट, ये जो वैल्यू है पी सॉल्वेंट वाली ये हमें दे रखी है। ठीक है, हमें एक्स सॉल्वेंट निकालना पहले। तो एक्स सॉल्वेंट जैसे ही हमें निकल जाएगा, यानी एक्स जो विलायक है हमारा, वो अगर उसके मोल निकल गए, मोल फ्रैक्शन निकल गए, तो फिर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अब मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यानी मोल प्रवाह निकालने के लिए अगर मेरे को मान लो किसका निकालना है, सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट क्या होगा हमारा H2O, तो इसका अगर हमें निकालना है तो उसके मोल चाहिए और ग्लूकोज के मोल चाहिए, तो दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे, तभी इस फॉर्मूले में रखेंगे, है ना, तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो ग्लूकोज के मोल कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज कितना ग्राम हमने डाला, 25 ग्राम, कितना 25 ग्राम यहाँ से हमने ग्लूकोज डाला था इसके अंदर। और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है मैंने, 6 कार्बन है तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन 12 है तो 1 × 12, ऑक्सीजन 6 है तो 16 × 6, तो कितना आ गया 180। तो 180 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 180 से 25 को 180 से डिवाइड करोगे तो इतने आ गए। तो ये ग्लूकोज के मोल आ गए, किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, ग्लूकोज के मोल आ गए। अभी हमें इसके भी निकालने मोल, तो इसके कैसे निकालोगे, वाटर कितने ग्राम था आपका, 450 ग्राम, कितना था 450 ग्राम, तो 450, और H2O का मोलर मास कितना होता है आपको पता है, हाइड्रोजन 2 है इसमें तो 2, और ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो कितना हो गया 18, तो नीचे कितना आएगा 18, तो 450 को 18 से डिवाइड करोगे तो 25। तो यहाँ पे क्या आया है, दोनों के मोल आ गए आपके। ठीक है, क्या आ गए, दोनों के मोल आ गए आपके। ठीक है, अब जब दोनों के मोल आ गए तो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, किसका निकालना है हमें, वाटर का, पानी वाले का, है ना, सॉल्वेंट का। तो ये फॉर्मूला होता है वाटर के, जिसके निकालना होता है वो ऊपर आता है। तो वाटर कितना आया, 25 आया था अभी, और वाटर, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों सेम लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 25 आएगा, प्लस कितना आएगा 0.1389। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इतना आएगा 0.9945। तो आगे हमारा एक्स सॉल्वेंट निकल गया हमारा वाटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ फॉर्मूले में रख दो दोनों वैल्यू। ये क्वेश्चन तो आप, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था पी सॉल्वेंट, है ना, जो विलायक का प्रेशर था यानी दाब था वो दे रखा था पहले से, और एक्स सॉल्वेंट अभी आपका इतना आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सॉल्यूशन का क्या आ गया, प्रेशर आ गया आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक 4 ग्राम आपके पास कास्टिक सोडा यानी NaOH जो है वो कितना है, 4 ग्राम है। ठीक है, और उसको 200 ग्राम विलायक में बनाया जाता है, यानी जो वाटर है आपका वो कितना है, 200 ग्राम है, कितना है 200 ग्राम। विलियन की मोललता और उसका मोल प्रवाह निकालिए है। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्यूशन की निकालनी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन की किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की निकालनी है। ठीक है, यानी विलियन की निकालनी है। तो ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला। तो
मोल्स ऊपर आता है सल्यूट के और नीचे मास आता है सॉल्वेंट का। तो मोल्स तो निकाल लोगे, NaOH जो है वो कितने ग्राम था आपका, 4 ग्राम। कितना, 4 ग्राम। तो मोल कैसे निकालोगे, 4 अपॉन NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH तो Na होता है आपका 23, इसका होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और एक हाइड्रोजन का हो गया। तो 16 और एक 17, 17 में 20, 23 प्लस करोगे तो 40। कितना, 40। तो 4/40 आ गया ऊपर मोल्स, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, उसने हमें जो दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 200 ग्राम। तो देखो जो सॉल्यूशन है वो पूरा है 200 ग्राम। सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। क्या आ गया, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। अब सल्यूट दे रखा है उसने कितना, 4 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, 200 में से 4 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। तो वही मैंने करा, 200 को 4 से माइनस करा तो 196 ग्राम जो आ गया वो सॉल्वेंट आ गया आपका। ठीक है, यानी विलायक आ गया। अब इसके मोल निकालने आपको, सॉरी इसका मास निकालना है केजी में। तो केजी में कैसे करोगे, 196 है ना ग्राम, तो इसको 1000 से भाग दे दोगे। 1000 से भाग दोगे तो इतना आएगा, उसको यहाँ नीचे रखोगे, उसके बाद पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपकी मोलैलिटी आ गई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया मेरा, है ना, मोललता मैंने निकाल दी, यानी मोलैलिटी निकाल दी। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालने किसके, सल्यूट के, यानी विलय के मोल प्रवाह निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जब आप सल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि जो आपके सल्यूट होंगे उसके मोल ऊपर आएगा, यानी NaOH का मोल ऊपर आएगा और नीचे दोनों के मोल आएंगे, NaOH का भी प्लस Na और वाटर का, किसका, वाटर के, दोनों का आएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने सल्यूट के मोल्स निकाल लिए NaOH के, तो अभी हमने पीछे भी निकाला था, जो दे रखा था ना 4 ग्राम हमारा NaOH है और उसका मोलर मास कितना आया था, 40, तो डिवाइड करा था ये आया। वाटर के मोल कितना आया था, अभी हमने पीछे निकाला था, 196 ग्राम आया था हमारा वाटर। ठीक है, उसको कितने, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 10.89 मोल। ठीक है, अब टोटल मोल क्या होंगे, देखो हमें नीचे टोटल रखना है, यहाँ पे टोटल मतलब दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों का सम निकाल लेता हूँ, तो ये दोनों का जोड़ूंगा तो 10.99 के आसपास आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में ऊपर रखना है NaOH का, तो NaOH का रख दिया 0.1, NaOH का भी ऊपर निकाला था ना हमने, ये NaOH वो ऊपर रख दिया और नीचे दोनों का जो सम आया था वो रख दिया, दोनों को डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये NaOH के क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका कि आपके पास क्या है, 22 ग्राम बेंजीन है। ठीक है, और उसको आपने 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ घुली है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मास परसेंटेज निकाला जाता है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत जो निकाला जाता है। अगर मान लो मेरे को विलय का निकालना है तो ऊपर विलय का आएगा, यानी सॉल्यूट का आएगा और नीचे टोटल मास आएगा। और अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट आएगा और नीचे टोटल आएगा। यानी जब सॉल्यूट के निकालोगे तो ऊपर सॉल्यूट आएगा और जब आप सॉल्वेंट का निकालोगे तो ऊपर सॉल्वेंट आएगा, नीचे आपका टोटल ही आएगा, दोनों का सम। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ किसका, ये मैं निकाल रहा है सॉल्यूट का, यानी बेंजीन का निकाल रहा हूँ मैं। आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, उसमें आपने बेंजीन को मिक्स कर रखा है, किसको, बेंजीन को। ठीक, तो बेंजीन का मास परसेंटेज क्या आएगा, बेंजीन कितने ग्राम है आपका, 22 ग्राम है और नीचे आ जाएगा टोटल, जो 22 ग्राम आपका बेंजीन था और 122 आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड था, तो टोटल कितना होगा, 144, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 144 ऊपर 22 आएगा इंटू 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। दोनों को सॉल्व करोगे 15.28% आएगा। ठीक है, ऐसी जब आप CCl4 का निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, ऊपर आएगा
मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का मास, विलायक का द्रव्यमान बटे कुल टोटल, ठीक है, क्या आएगा टोटल। तो टोटल कितना हो रहा है 144, ऊपर कितना आएगा सॉल्वेंट कितना था 122, तो 122 ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इंटू 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो यानी यहाँ पे बेंजीन जो इतने प्रतिशत है और कार्बन टेट्राक्लोराइड इतना प्रतिशत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको पीपीएम में इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे पीपीएम वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी ना कुछ टाइम कुछ अभी कुछ पहले आया था आपका पीपीएम वाला क्वेश्चन। तो क्या है, जब मैंने बताया सोल्यूट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे देखो कितना है 1 लीटर यानी 1030 ग्राम, 1030 ग्राम है आपके पास टोटल, 1030 ग्राम, ठीक है। उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो है 6 × 10⁻³ ग्राम। तो देखो कितना ग्राम है 10⁻³ ठीक है, मतलब बहुत कम घुली हुई है, ठीक। 1 लीटर जो सी वाटर यानी समुद्र जल है उसके अंदर, अगर आप इतने ग्राम समुद्र का पानी निकालते हो ना तो उसके अंदर इतनी ग्राम आपकी क्या होगी ऑक्सीजन होगी O2। तो आपको ऑक्सीजन की सांद्रता निकालनी है पीपीएम में। तो क्या करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो अगर हमें O2 की कंसनट्रेशन निकालनी है तो जितने पार्ट्स उसके हैं ऊपर वो ऊपर लिखेंगे, है ना, इतना ही था ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ और टोटल कितना था नीचे 1038, उसकी मल्टीप्लाई 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो पीपीएम में आ जाएगा आपका। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था पीपीएम से जो आता है, ठीक है। वैसे ये कि बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक, तो आपको पीपीएम जरूर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि एक विलियन है जिसका प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है कितना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 3.2, कितना 3.2 दे रखा है, ठीक है। जिसके प्रति लीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 45 ग्राम सुक्रोज घुला है, यानी उसके अंदर पर लीटर में कितना 45 ग्राम सुक्रोज घुला हुआ है, यानी उसके अंदर सुक्रोज प्रेजेंट है पर लीटर, ठीक है। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लग जाएगा पाई इक्वल टू, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेनरी लॉ लिखना है आपको, ठीक है, और उसकी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, यानी उसके 2 उपयोग भी लिखने हैं आपको। और एक बार यहाँ पे भी आपका हेनरी लॉ आया है, ठीक है, यहाँ पे केवल हेनरी लॉ के बारे में लिखना है और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन भी लिखनी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशन यानी उसके उपयोग भी लिखने हैं। तो देखते हैं क्या होता है हेनरी लॉ। तो हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है आपका कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, जैसे मान लो कोई लिक्विड लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर जो गैस की जो क्वांटिटी है, डिजॉल्व होने की जो क्वांटिटी है यानी अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, किसके, प्रेशर के। यानी यहाँ से आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ज़्यादा क्या होगी इस लिक्विड में डिजॉल्व होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी लिक्विड में गैस क्या होगी डिजॉल्व होगी, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो गैस की द्रव्य विलयता यानी कोई गैस है ना, कोई गैस किसी द्रव्य में कितनी विलय होगी वो किस पे निर्भर करेगी, प्रेशर पे। आप कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा क्या होगी गैस वहाँ पे उसके साथ विलय होगी यानी घुलेगी, ठीक है। तो यही आपका हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड, यानी जितना भी आप प्रेशर लगाओगे, पी मतलब प्रेशर, एम मीन्स जो आपकी क्या है अमाउंट ऑफ गैस, कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, यानी कितनी मात्रा में आपकी जो गैस है वो द्रव में विलय हो रही है। तो वो किस पर निर्भर करेगी, प्रेशर पे। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, एक के एच कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लेना यहाँ पे, ठीक है। हेनरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं जिसको, हेनरी नियतांक, ठीक है। तो ये तो आपका हेनरी लॉ हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला है इसकी एप्लीकेशन, 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको लिखनी थी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आपको हेनरी लॉ जो है वो दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें पहला, तो आपने जो कोल्ड ड्रिंक पी होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपकी, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर जो होता है,
तो उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, लिक्विड होता है, ठीक है, क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसके अंदर ना CO2 गैस डिजोल्व की जाती है उसके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप खोलते हो तो उससे गैस सी निकलती है ना, तो CO2 गैस आपकी वो होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर के अंदर, देखो जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो उसके अंदर लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, और आपको इसमें CO2 को मिक्स करना है। तो CO2 को मिक्स करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा ज़्यादा, और उसको प्रेशर से, मतलब जब प्रेशर लगाते हो तो बंद कर देते हो ऊपर से, तो गैस उसके अंदर घुली होती है, किसके अंदर, जो उसके अंदर लिक्विड होता है, CO2 गैस घुली होती है। जैसे आप ढक्कन खोलोगे तो वो गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस वहाँ पे डिसॉल्व होगी। सेकेंड यूज़ जो है इसका, जो अवॉइड बैंड्स, ठीक है, बैंड्स क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं ना आपके, स्कूबा ड्राइवर्स मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा जो समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो स्कूबा गोताखोर होते हैं, तो समुद्र के अंदर वो जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे पहले था, पहले ना उस सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैस भरी होती थी, ऑक्सीजन भरी होती थी और नाइट्रोजन गैस भरी होती थी उस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो जब वो लोग समुद्र, जैसे मान लो समुद्र है ना, यानी जो आपका सी है उसके अंदर जाते थे, और जब अंदर वो जाते थे तो उनके शरीर के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती थी, क्योंकि अंदर जाने पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप समुद्र के अंदर जाओगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा, जिससे उनके शरीर में N2 गैस क्या हो जाती है, घुल जाती थी, ठीक है। अब जब वो बाहर आते थे वहाँ से, तो आपको पता है फिर प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो N2 गैस उनके शरीर में घुल गई थी, यानी सोलेबल हो गई थी, मिक्स हो गई थी, वो क्या होगी अब फिर से अलग होगी वहाँ से। और जब वो अलग होगी तो उनके शरीर पे क्या होता है, पेन होता है, उनको पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं बैंड्स, ठीक है, क्या होता था, पेन होता था और उसको बैंड्स बोलते थे, ठीक है। तो क्योंकि जब वो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पर शरीर में N2 जो होगी वो ज़्यादा घुल जाएगी, और घुलने से क्या होगा, उनको पेन होगा, ठीक है। जब वो वापस आते थे तो वापस आएंगे तो जो N2 गैस घुल गई वो बाहर आएगी, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, इससे उन्हें बैंड्स की जो है प्रॉब्लम होने लग जाती थी। इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, अब उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, हीलियम गैस मिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन भी होती है मगर नाइट्रोजन कम होती है, ठीक है। तो हीलियम गैस को मिक्स करने से क्या होता है, उनके जो अब हीलियम जो होती है ना, कम सोलेबल होती है, यानी कम घुलती है। तो जब वो समुद्र के अंदर जाएंगे तो हीलियम गैस जो होगी शरीर में कम घुलेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब वो कम घुलेगी तो जब वो बाहर आएंगे तो डिजॉल्व भी, मतलब वो जब कम घुलेगी तो उससे क्या होगा, ये जो बैंड्स की बीमारी है, यानी बैंड्स जो है वो नहीं होगा उनको, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। तो ये दो इसकी एप्लीकेशन है, तो ये दोनों आपको याद करनी है, इसको याद कर लेना, ठीक है, और ये आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक डायग्राम आपके पास दिया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आंसर आपको लिखना है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है कि नेम दी प्रोसेस अकरिंग इन द गिवन डायग्राम, यानी इस डायग्राम में क्या प्रोसेस हो रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर में यहाँ पे फ्रेश वाटर रखा हुआ है और इधर सी वाटर रखा हुआ है, समुद्र का पानी, और बीच में आपकी क्या है, SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स रखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो केवल क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, यानी विलायक के कणों को जाने देती है, विलय के कणों को नहीं जाने देती। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा रहे हो, पाई जो होता है ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होता है ना आपका, ये होता है जब भी आप ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत प्रासरण, ठीक है। तो इसका जो पहले वाले का आंसर होगा वो होगा आपका क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जो इसमें पानी होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इस तरीके से बॉक्स है वो, है ना, इस तरीके से बॉक्स है, तो इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर आपका वाटर है, प्योर वाटर, इधर आपका सी वाटर है, क्या है, सी वाटर। तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगाओगे ना, तो जो फ्रेश वाटर है, जो इसके अंदर, जो ये सी वाटर के अंदर यहाँ पे जो फ्रेश वाटर होगा,
साफ पानी जो होगा वो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, इधर से सी वाटर से कहाँ जाएगा, वाटर फ्रेश वाटर वाले कंटेनर में जाएगा। जब भी आपका जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा किससे, पाई से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में सी वाटर से कहाँ जाएगा, प्योर वाटर में जाएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि टू विच डायरेक्शन डू द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस, यानी सॉल्वेंट किस साइड फ्लो होगा, तो इधर से इधर की तरफ इस तरीके से फ्लो होगा, सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरह। डिफाइंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो एसपीएम है इसको डिफाइन करना है। तो इसमें तो ये आपको यही लिखना है कि एसपीएम क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है जो क्या करती है, अलाउ करती है, यानी अलाउ करती है केवल किनको, सॉल्वेंट को, पार्टिकल्स को, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं करती, यानी केवल विलायक के कणों को जानने देती है, विलय के कणों को नहीं। अगला है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके घरों में आरओ लगा होता है ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसके आंसर हैं चारों। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है आपका कि समप्रासरी विलयन क्या होते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया, और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यानी वेंट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, एक नंबर के, केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है इसमें। तो आइसोटोनिक में आपको ये याद रखना है, यानी समप्रासरी में ये याद रखना है कि सपोज आपके पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सच सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, यानी जब दोनों के सेम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी प्रासरण दाब होगा वो दोनों का सेम होगा, तो उसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक। और अगर एक का ज़्यादा हो गया एक का कम हो गया, है ना, तो इस वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे, जिसका ज़्यादा हो गया उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसका कम हो गया उसको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपर और हाइपो, ये तो पूछा नहीं है आपसे, आपसे केवल ये पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी ये भी पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जब दोनों के सेम होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको आइसोटोनिक, और जिसका एक बार मान लो दो है, जिसका ज़्यादा होगा प्रेशर उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में समझ सकते हो, ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दावा समान होता है समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला था वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर में केवल आप ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, इसी को आप डेफिनेशन में बना लेना। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण और सामान्य अनुसंख्यक गुण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी वेंट ऑफ गुणांक कहते हैं। यहाँ पे मैं अभी जो मैं ये करा रहा हूँ आपको केवल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो केवल मैं आंसर आपको उसके समझा रहा हूँ। जब मैं कभी इसको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को अच्छे से, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि ऑब्जर्व प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, आइसोटोनिक अभी हमने पढ़ लिया था, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ रखा है तीनों में। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप लिख सकते हो, मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया था। ठीक है, आइसोटोनिक तो था ही, साथ में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके पास कि एक एथिलीन ग्लाइकोल है, यानी C2H6O2 है। ठीक है, कितने ग्राम है, 45 ग्राम। इसको उन्होंने मिक्स करा किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करा, जो कितने ग्राम था, 600 ग्राम था आपका। ठीक है, और इसमें जो डेल्टा TF दे रखा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको निकालना है, यानी इसका हिमांक में अवनमन निकालना है आपको, और KF की वैल्यू दे रखी है आपको इतनी। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इसका आंसर है, आपको जो दे रखा है C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा था 45 ग्राम, और H2O दे रखा था 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कराना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसका हिमांक में अवनमन निकालना था हमें। ठीक है,
तो कैसे इसको करेंगे? तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, आपको किसका सॉल्यूशन का निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट, किसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर आप देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्योर फॉर्म में जो टेम्परेचर होता है माइनस जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है, किसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो होता है। तो आपको ये टी निकालना है, ये वाला टी, ठीक है। तो ये टी कैसे निकलेगा, जब आपके पास टी एफ होगा और टी नॉट होगा। टी नॉट तो आपको पता है, टी नॉट क्या है, जो आपका सॉल्वेंट वाटर है ना, क्या है, वाटर यानी पानी है। तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 273.15 केल्विन, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, तो उसको केल्विन में बदलोगे 273.15। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है टी नॉट की, इसकी वैल्यू आपको पता है टी नॉट की। बस आपको डेल्टा टी एफ निकालना है पहले। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम, ठीक है। एम मतलब मोलैलिटी, क्या होता है, मोलैलिटी। तो के एफ तो है आपके पास गिवन क्वेश्चन में, के एफ दे रखा है 1.16, ठीक है, 1.86 ये आपको गिवन रहेगा। आपको एम निकालना, तो यानी पहले आपको मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, जो उसके मोल्स होंगे अपॉन जो मास होगा उसका केजी में, दोनों को डिवाइड करोगे। तो मोल्स कैसे निकालोगे, तो आपके पास देखो ग्लाइकोल के मोल्स कैसे निकालोगे, एन इक्वल टू कितना ग्राम है आपका, 45 ग्राम है आपके पास टोटल, उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास कितना आएगा C2H6O6 का 62, कितना आया 62। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, यानी मोल्स आ गए। अब आपको दे रखा है 600 ग्राम, कितना दे रखा था, 600 ग्राम दे रखा था। ग्राम को केजी में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.066 केजी, है ना, 1000 से डिवाइड कर दोगे। बस उसके बाद आपको कहाँ रखना है, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, जो आपके मोल्स आया है, तो कितना है मोल्स 0.726 अपॉन कितने केजी था आपका 0.600, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1.21 आएगा कुछ, ठीक है। तो जैसे ही एम निकल जाएगा उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दो। के एफ तो पता है आपको 1.86, एम की वैल्यू 1.21, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2.25 केल्विन आएगा डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ जैसे ही आपका आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे डेल्टा टी एफ की जगह रखोगे, ठीक है, 2.25, और टी तो आपको निकालना है, ये टी निकालना है आपको, ठीक है। और टी नॉट का आपको पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना वाटर का, तो वाटर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा 273.15, उसको यहाँ पे रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, जैसे ये वाला टी इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, इसे माइनस कर देना। तो 273.15 में से 2.25 को माइनस करना, तो कितना आएगा 27090, ठीक है। क्या था, डेल्टा टी एफ था ना, डेल्टा टी एफ को आपने यहाँ रखा 2.25, ठीक है। और जो प्योर फॉर्म में था आपको वो था यहाँ पे 273.15 माइनस जिसका आपको निकालना था। तो क्या होगा, ये इधर जाए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो दोनों को माइनस कर देना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 293 केल्विन पे जल का जो वाष्प दाब है, यानी वेपर प्रेशर जो वाटर का है 293 केल्विन पे, वो है इतना, मतलब एक प्रेशर दे रखा आपको वाटर का, ठीक है। और उसमें हमने क्या मिक्स करा, एक 25 ग्राम ग्लूकोज मिक्स करा, ठीक है। और 25 ग्राम ग्लूकोज को हमने कितने 450 ग्राम वाटर में मिक्स करा, यानी वाटर जो है उसमें ग्लूकोज डाल दिया आपने, ठीक है। तो वाटर कितना था 450 ग्राम, और जो ग्लूकोज है 25 ग्राम। तो उससे जल का वाष्प पदार्थ परिकलित कीजिए, यानी आपको जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो एन का फॉर्मूला है, जो सी का फॉर्मूला वो है N/V। एन कैसे निकालोगे, मोल्स सुक्रोज के, जो उसका मास होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो उन दोनों को डिवाइड करोगे। तो आपको पता है कि 45 ग्राम दे रखा है सुक्रोज, तो सुक्रोज 45 रख दिया, और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, वो 342 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इनको डिवाइड करोगे 0.1316 इसके मोल आ जाएंगे।
तो ये जो है इसको यहाँ पर रख देंगे n की जगह, रख दिया। और वॉल्यूम तो आपका 1 लीटर है तो 1 रखा, तो यही आपके सी की वैल्यू आ गई। टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, उसको केल्विन में बदला तो 273 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 273 उसमें प्लस कर दोगे तो 293 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। पाई की वैल्यू रख दी मैंने 3.2, सी की वैल्यू अभी हमने निकाल दी ऊपर, आर की वैल्यू आपको निकालनी है और टी की वैल्यू कितनी है 293 रख दिया। यहाँ से आर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर आपको सॉल्व करना है इसको, तो ये इसका आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, कितने ग्राम? 1.26 ग्राम प्रोटीन है। आपको 300 केल्विन पर विलियन का प्रासरण दाब यानी प्रासरण दाब भी दे रखा है पाई 2.57 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, आपको प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है। तो देख, तो यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, पाई को टू CRT, सी की जगह N/V रखोगे। N कैसे निकालोगे? तो जो भी आपको प्रोटीन दिया है, ठीक है, उसका मास अपॉन मोलर मास, तो कितना देर का है ये 1.26 ग्राम मोलर मास तो आपको निकालना है, तो उसको M को M ही रखोगे। ठीक है, बाकी पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे इतनी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, और N, ये N/V तो आपने यहाँ से लिख दिया 1.26 ग्राम अपॉन M, और V कितना दे रखा आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, तो इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.200 लीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, 0.0821 होती है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। और T आपको कितना दे रखा था? टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, M इधर जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करोगे तो M आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका कास्टिक सोडा है 4 ग्राम, ठीक है, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, वो कितने 40 ग्राम अणुभार वाले को जल में घोल कर 200 ml विलियन का सॉल्यूशन बनाया जाता है। यानी जो वॉल्यूम कितना है 200 ml है। ठीक है, तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है, यानी आपको मोलैरिटी निकालनी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो मोलैरिटी आपको निकालनी है, मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, है ना, शो करते हैं। तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो भी दिया है, कितना ग्राम दिया है NaOH 4 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना दिया है 40, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 0.1। अब आप मोल्स तो ऊपर लिखोगे, है ना, कितना 0.1, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आपको पता है 200 ml दे रखा था। ml को लीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 200 को 1000 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 0 0.2, है ना, 10 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0.5। ठीक है, मोलैरिटी, ये आपका आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, सारे के सारे जितने भी फर्स्ट चैप्टर में आपके सॉल्यूशन चैप्टर के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन करा दिए जो प्रीवियस ईयर में आए थे। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी अगर कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करना मेरे को, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और आगे आपको हर वीडियोस मिलते रहेंगी, जैसे केमिस्ट्री के और इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, वैसे फिजिक्स के भी मिलते रहेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा तो मैथ्स के भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।